नमस्कार दोस्तों। उत्तर बिहार में आई है गंभीर बाढ़। आप जानते होंगे कि हाल ही में सुर्खियों में बिहार में जो बाढ़ आई है, जिसकी वजह से कई लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोगों को विस्थापित किया है, डिसलोकेट किया है। हवाई मार्ग से या हवाई जो आपकी बोल सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं, उनसे खाद्य पैकेटों को गिराया जा रहा है। जितनी भी वहाँ की फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, पशुधन हैं, राइट, एनिमल्स हैं, या फिर जो बोल सकते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनका भारी विनाश हो चुका है। और जो भी वहाँ के निवासी हैं वो अस्थायी यहाँ पर आश्रयों पर निर्भर हो चुके हैं। तो बिहार हर साल बाढ़ की वजह से न्यूज़ में रहता है। तो आज का सेशन इसी बारे में है कि वाई बिहार स्टेट सीज फ्लड एवरी ईयर। क्यों बिहार में हर साल हमें बाढ़ देखने को मिलती है, राइट। सो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। ब्रीफ में हम समझेंगे क्या ऐसे कारण हैं, क्या कोई सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे। मेरा नाम है दिव्या ओला। आइए समझते हैं आज के सेशन को। ये रेलेवेंट है जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन और जीएस पेपर 2 डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सुर्खी क्या बनी है? सुर्खी इतनी है, अगर हम बात करें कि बिहार फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाढ़ आ चुकी है बिहार के अंदर, गंभीर रूप से गंभीर बाढ़ आ चुकी है, जिससे करीबन 12 लाख लोग, मतलब 11.84 लाख पीपल हैव बीन हिट, दे हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम्स। वो अपना जो घर है वो छोड़ के जा चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। और एयर ड्रॉप्ड फूड पैकेट्स, मतलब हवाई मार्गों से यहाँ पर खाद्य जो आपके पैकेट है उनको गिराया जा रहा है। अस्थायी यहाँ पर उनके लिए बोल सकते हैं आश्रय पर वो निर्भर हो चुके हैं। और साथ ही में बहुत ही विकट यहाँ पर परिस्थिति है। जितनी यहाँ पर डिजीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज, वो भी यहाँ फैल रही है, राइट। तो हाल ही में अगर हम देखें तो ये सुर्खी बनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिनसे बिहार हर साल गंभीर रूप देखता है बाढ़ का, तो बाढ़ से निपटने के लिए कई ऐतिहासिक समाधान यहाँ किए गए, बट वो इन सालों में अगर हम देखें तो हमेशा से वो अप्रभावित साबित हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक मुख्य कारण निकल के आता है बिहार के फ्लड्स का, बाढ़ का, वो है बिहार की ज्योग्राफी। बिहार की जो भौगोलिक विशेषता है, इसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो एक मुख्य कारण माना जाता है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो उत्तरी बिहार वाला हिस्सा है, ये काफी मुख्य रूप से यहाँ पर बोल सकते हैं इम्पैक्ट होता है फ्लड्स के कारण। अब देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ से कई मुख्य नदियां निकलती हैं। वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रिवर हियर इज गंगा, राइट। रिवर गंगा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी कहाँ से आ रही है? गंगा नदी आती है उत्तराखंड में दो हिमनदों से निकलती है। एक है आपकी भगीरथी नदी, एक है अलकनंदा, जो कि हिमालय में स्थित जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जिन्हें हम गंगोत्री और यमुनोत्री कहते हैं, गंगोत्री और सतोपंथ कहते हैं, राइट। गंगोत्री से निकल रही आपकी भगीरथी और सतोपंथ से निकल रही आपकी कौन सी? अलकनंदा। ये दोनों ही नदियां जब आके आपकी देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा का उद्गम होता है, और उसके आगे उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से गुजर के फिर ये बिहार में पहुंचती है। तो बिहार की एक मुख्य नदी है गंगा नदी, जो बिहार को करीब करीब दो भागों में भी विभाजित करती है। गंगा नदी एक तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, इनके बीच से मध्य से होते हुए निकलती है। तो गंगा अगर एक मुख्य नदी है यहाँ से निकल रही है, तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो आपको पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, राइट। गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, वितरिकाएं हैं, वो इसी क्षेत्र में आपको मिलती हैं। तो जो भी दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो बिहार के अंदर गंगा से मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं या तो हिमालय के हिमनदों से आ रही है, हिमालयन रिवर्स है, या फिर वो बारिश की वजह से बन रही है, राइट। तो आपकी गंडक ले लीजिए, आप बूढ़ी गंडक ले लीजिए, बागमती ले लीजिए, आपकी कमला ले लीजिए, आपकी भूती बलान ले लीजिए। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी जिसकी वजह से प्रेजेंटली जो बाढ़ आई है वो है कोसी नदी। इट इज़ वेरी इनफेमस रिवर ऑफ बिहार, जिसे हम बिहार का शोक भी मानते हैं, दैट इज कोसी रिवर, सॉरो ऑफ बिहार, राइट। आपकी
कनकाई नदी। तो ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो उत्तरी बिहार में हिमालय से आ रही नदियां हैं, राइट, हिमनदों से आ रही नदियां हैं, बारिश की वजह से आ रही नदियां हैं जो गंगा में मिलती है। और कहीं ना कहीं यही नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती है। किस तरह से? क्योंकि आप जानते होंगे कि हिमालय जो है दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। व्हाट डू वी मीन बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स? देखिए, तो जो यंग फोल्ड माउंटेन है दैट इज युवा वलित पर्वत, राइट। अब क्योंकि ये यंग माउंटेन्स हैं एंड मेजरली ये बने कैसे हैं? फोल्डिंग से। किसकी फोल्डिंग से? तो जो टेथिस सागर हुआ करता था पहले, उसमें इंडियन प्लेट नीचे की ओर धसी और आपकी यूरेशियन प्लेट ऊपर आती है। तो जो भी गाद, सेडिमेंट, सिल्ट जो भी वहाँ डिपॉजिटेड था, उसके वलन से, उसकी फोल्डिंग से आपके हिमालय बने हैं। और क्योंकि ये नवीन है तो यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली होती है। तो जब भी नदियां यहाँ से गुजर के आएंगी, इन हिमालय वाले क्षेत्रों से गुजर के आती है, राइट, तो यहाँ की नदियां साथ में अपने गाद भी लेकर आती है, मिट्टी भी लेकर आती है, राइट। तो मिट्टी यहाँ ढीली है, मिट्टी वो साथ लेकर आती है, जिसकी वजह से कुछ नेचुरल एम्बाकेट्स भी बनते हैं, डैम्स भी बनते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर हमेशा से स्पेशली कोसी नदी के द्वारा बहुत बार बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि कोसी नदी जब भी अपना गाद लेकर आती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गाद की वजह से उसका रास्ता रुक जाता है, कहीं जाके जमा कर देती है, फिर वो अपना नया रास्ता बना लेती है। तो उसके रास्ते बदलने के कारण यहाँ पर बाढ़ हमेशा से देखी गई है, राइट। अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि ऐतिहासिक जो प्रावधान है वो क्या है कि हमने डैम्स बना दिए, एम्बार्कमेंट्स बना दिए कि ताकि पानी रुक सके, एकदम से ज्यादा पानी ना आए और बाढ़ की परिस्थितियां ना बने। पर अब हो ये रहा है कि यहाँ पर ये नदियां इतना ज्यादा सिल्ट और सेडिमेंट से बोल सकते गाद लेकर आ रही है कि जो आपने डैम बनाया है उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी है? क्योंकि अब जो गाद आ रहा है वो एक ही जाके इकट्ठा हो रहा है, उसको मतलब बोल सकते हैं वितरण का यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा। नदियों का जो रास्ता है वो और भी संकीर्ण हो चुका है, मतलब नैरो हो चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो रिवर बेड है वो भी ऊंचा हो चुका है और यहाँ पर डैम्स तोड़ के या डैम से भी ऊपर से आपका पानी आ रहा है, राइट। तो जो गाद है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, उसका वितरण नहीं हो रहा, जिससे वाटर लॉगिंग की कंडीशंस और यहाँ पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती है। अभी अगर हम बात करें तो नेपाल में हुई भीषण बारिश और कोसी का ओवरफ्लो होना, यहाँ पर ये दो कारण बनते हैं बिहार में फ्लड आने के, स्पेशली नॉर्दर्न बिहार में। तो ये चीज हमने देखी इसकी ज्योग्राफी के बारे में। अगर हम बिहार आपदा प्रबंधन के माध्यम से अगर हम देखें तो 76% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है उत्तरी बिहार की, वो इस फ्लड से, बाढ़ से गुजर रही है। और बिहार जो है वो दोनों ही मतलब बर्फ के पिघलने से आ रही जो नदियां हैं, राइट, ग्लेशियर से, और जो बारिश होने से जो नदियां बह रही है, दोनों से ही प्रभावित हो रहा है। तो ये वाला जो मुख्य हिस्सा है उत्तरी बिहार का, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है जो कि हमें पता चल रहा है। अब आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो क्या कि यहाँ पर जो बाढ़ है, राइट, उसका वर्गीकरण कर दिया गया है। मतलब जो बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, बिहार जो फ्लड मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं उनको चार तरह की श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है। सबसे पहला है फ्लैश फ्लड्स। ध्यान से सुनिएगा, ये कैटेगरीज आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट अथॉरिटीज अलग अलग एरियाज को वर्गीकृत करती है। तो सबसे पहला है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है एकदम आकस्मिक बाढ़ आना, सडनली बाढ़ आना, राइट। मतलब ये 8 घंटे के भीतर बाढ़ आ रही है, एकदम से नदियां पानी लेकर आ रही है। बट ये बात इसकी है कि तेजी से जो पानी आया है वो घट भी जाता है, मतलब वो निकल भी जाता है, उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। रिवर फ्लड का मतलब कि 24 घंटे की अवधि वाली नदी बाढ़, जिसमें पानी के कम होने का समय करीबन 3 वीक होता है, राइट। नदी बाढ़ जिसे कहते हैं कि जो नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ है, राइट, जो कि 24 घंटे तक आती है, और बट इसका जो पानी है उसके खत्म होने या कम होने का समय करीबन 1 सप्ताह तक रहता है, 3 नहीं 1 सप्ताह तक रहता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी वाला क्षेत्र कौन सा है कि पूरे मॉनसून में
बोल सकते हैं जो ड्रेनेज कंजेशन रहा है, क्या मतलब हो गया, पूरे मॉनसून मौसम तक जल निकासी, जल की रुकावट रहती है। 3 महीने तक जब पानी रुका हुआ रहता है उस क्षेत्र को ड्रेनेज कंजेशन वाला क्षेत्र बताया गया है। और चौथा कैटेगरी करी है परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब स्थायी जल भराव, जो हमेशा से यहाँ पर वाटर लॉक्ड या जल भराव वाली स्थिति रहती है, बहुत धीरे धीरे यहाँ का पानी कम होता है। तो पहला 8 घंटे के भीतर भीतर जल्दी पानी निकल जाता है। दूसरा नदी बाढ़ से लाया गया पानी जो कि एक सप्ताह के अंदर अंदर खत्म होता है, कम होता है। और फिर ड्रेनेज कंजेशन जो 3 महीने तक पूरे मॉनसून में ये आपका जल निकासी रहता है, 3 महीने तक पानी निकलता है। और चौथा परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया। तो ये 4 एरियाज में वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करें कि ये पानी जो जल भराव वाला है, जो चौथा आपका क्राइटेरिया है, वह हमेशा से पानी क्यों भरा रहता है। तो देखिए, जो वाटर लॉगिंग के लिए रीजंस है वो इतने हैं कि जो भी आपकी नदियों में गाद है, जो जल निकासी चैनल पर जो अतिक्रमण कर लेते हैं लोग, राइट, तटबंधों में जो जल भराव हो जाता है, इसकी वजह से एक सॉसर जैसा, मतलब आपकी बोल सकते हैं कोई भी कटोरी या बाटके जैसा जिसमें आप चाय पीते हैं, सॉसर, राइट, उसकी तरह से एक गड्ढा यहाँ पर बन जाता है। तो जो गड्ढा नुमा यहाँ पर बोल सकते हैं एक लैंडफॉर्म बनती है, उसको हम चौर कहते हैं, चौर्स, राइट। तो दे आर क्रिएटेड ड्यू टू रिवर चेंजिंग कोर्स, जब नदी अपना मार्ग बदल लेती है। इस तरह से अगर आप देखें तो मान लीजिए कि कोई भी नदी जो है वो कुछ इस तरह से चल रही थी, राइट। अब क्या होता है, यहाँ पर उसने सिल डिपॉजिट कर लिए तो अब उसका मार्ग ऐसा हो जाता है, ये मार्ग हो गया। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से पानी यहाँ भरा हुआ है, इसको आप चौर कहते हैं, चौर, बिहार में से चौर कहा जाता है, राइट, जो नदी के मार्ग बदलने से और गाद के डिपोजिशन से बनता है। तो ये आपका जो वाटर लॉक कंडीशन है वो इस वजह से रहती है। अब अगर हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर अभी हम बात करें कि कोसी की वजह से मुख्य रूप से यहाँ बाढ़ आई है, तो क्या कोसी का पानी रोकने के लिए कुछ बनाया नहीं गया है। तो यहाँ पर 1950s में डैम्स और एम्बार्कमेंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं हम इसके फ्लो को रोकने के लिए। पर जैसा कि मैंने बताया कि तटबंध बनाने की वजह से जो नदी का मार्ग है वो संकीर्ण हो चुका है, राइट। इट हैज नैरोड डाउन द कोर्स ऑफ आपका रिवर, जहां से वो गुजर रही है उसका मार्ग छोटा हो चुका है, संकीर्ण हो चुका है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स या गाद है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा और रिवर बेड जो है, जो नदी का तल है, वो 5 इंच तक बढ़ गया है। तो ये यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एम्बार्कमेंट्स हमने बनाए बट उसका हमें कुछ रिपरकशंस और ही देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रभाव आते हैं। अब जनरली कहीं पे भी बाढ़ आएगी, चाहे वो बिहार में हो या असम में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें तो उसका प्रभाव यहाँ पर आर्थिक रूप से पड़ेगा, फसलों का विनाश होगा, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होगी जिनमें घर घर बह के निकल गए हैं, तो ढांचा यहाँ पर बोल सकते हैं उसका विनाश होगा। लाइफ स्टॉक जो जीव जंतु जो है उनका यहाँ पर बोल सकते हैं बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो अस्थायी निवास यहाँ पर ग्रहण करेंगे यहाँ के निवासी, उससे अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रेस पड़ेगा, राज्य में भी और राज्य के बाहर भी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही में इसके लिए जो कॉस्ट आती है, हर साल राज्य सरकार करीब 1000 करोड़ यहाँ पर अपने बजट से एलोकेट करती है फ्लड मैनेजमेंट को करने के लिए, मतलब बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने समझी कि क्या कारण रहे हैं और क्या इसका असर है। अब बात आती है कि क्या इसका कुछ सल्यूशन है। तो पॉसिबल सल्यूशन में अगर हम देखें तो देखिए 2 तरह के सल्यूशंस होते हैं, एक स्ट्रक्चरल, एक नॉन स्ट्रक्चरल में हम देखें तो हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स हम यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं, राइट। तो डेकेड से, बहुत ही सालों से हम यहाँ पर बहुत बड़ा डैम बनाना चाह रहे हैं कोसी पे, पर क्योंकि हम जानते हैं कि कोसी रिवर इशू हमारा नेपाल से कॉन्फ्लिक्टेड इशू है, तो इसके तहत कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हो पाई है। दूसरा अगर हम बात करें तो नॉन स्ट्रक्चरल अगर इश्यूज पे हम जाते हैं, सॉल्यूशंस पे जाते हैं, तो उनमें अगर हमारे वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत कर दें ज़्यादा से ज़्यादा,
राइट जो रिएक्शन टाइम है वो अगर हम अच्छा कर दें, लोगों को जागरूक कर दें और लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मिटिगेट करना, ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें उसमें समझाई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे तो काफ़ी यहाँ पर बाढ़ जैसी परिस्थितियों को रोका जा सकता है, या विनाश जो हो रहा है लोगों का और लाइवलीहुड का वो यहाँ पर रोका जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशंस है, रिस्क हैं, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, फ्लड्स को मिटिगेट करने के लिए। और ब्रीफ में हम समझ पाए कि क्यों यहाँ बिहार हर साल क्या हो रहा है, हर साल बिहार बाढ़ जैसी परिस्थितियां देखता है। राइट, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं और लोगों में जानकारी बांट सकते हैं। I hope you have enjoyed the session. Do leave the feedback in the comments if you have liked the session. Thank you so much for joining in. Bye-bye.